जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, इस वक़्त मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं इज़राइल के अंदर और अमेरिकन और जो ब्रिटिश जहाज़ हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन मैं तो समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। ऐसी कोई बात तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन तार साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं। मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी अभी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्या इजराइल दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर, या कि अमेरिका उनको एडवाइस कर सकता है कि मज़ीद इसको कॉन्फ्लिक्ट को ना फैलाएं? क्योंकि ईरान का तो कहना यह है कि हमने ईरान की जो मिशन यूएन जनरल असेंबली के अंदर है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ, ये डिफेंसिव मेजर था अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, जो हमें इजाज़त देता है कि हम डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन वॉशिंगटन? बिकॉज इसराइल तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो क्या पोजीशन लेता है। चीमा साहब, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि आज सुबह से मैं बिल्कुल इस पे देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इसको। अब मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सारे सोर्सेज जो मैं जिनसे कर रहा था, अमेरिका वॉशिंगटन डीसी इसको बिल्कुल डाउन प्ले कर रहा है। बिल्कुल वो अमेरिकन अपने जो सिटीजन्स हैं उनको असली पिक्चर दिखाना ही नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जाके इसराइल में, मेरे जो सोर्सेज हैं, ब्लूमबर्ग है, अल जजीरा है, इसराइल 24, I-24 उसको कहते हैं, और दूसरे जो न्यूज हैं उनको, उनसे पता चल रहा है। और तीसरा, बल्कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस वक्त लोग जो है बातें कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज मैं ये बात इस पे ये जरूर बताऊंगा कि तीसरी आलमी जंग को शुरू करने के लिए हालात बड़े मौजूद हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो डिमोरलाइज्ड है। अमेरिका के पास कोई असला मौजूद नहीं, उनके पास कोई इन्वेंटोरी नहीं है असले की। और इस वक्त अमेरिका पॉलिटिकली बहुत वीक पोजीशन पर है। बल्कि मैंने शायद आपके पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट हैं, दे आर सो नर्वस। और वो इस वक्त रिपब्लिकन जितने लॉ मेकर्स हैं उनके आसपास घूमते फिर रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर क्या होगा। और इन सर्कमस्टांसेस में जो काम वो कोई भी ईरान के लिए या जो कोई भी मुल्क जो है वो अगर कुछ करना चाहता है तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले पहले करने की वो तैयारी कर रहे हैं। बल्कि इट्स वेरी फिजिबल सर्कमस्टांसेस के जो कुछ भी वो करना चाहे दुनिया में इस वक्त वो कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल जो है वो घुटनों के बल है। उस पे मैं अब इस पे जो आगे इस पे जो मैंने आज पढ़ा है सारे न्यूज आउटलेट्स में, कहते हैं 200 के करीब मिसाइल जो है वो मिसाइल और उनके अंदर ड्रोन्स, वो सारे ड्रोन्स भेजने का मकसद ये था। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। ये भी ब्लूमबर्ग में लिखा गया कि वो इजराइल की एयर डिफेंस को टेस्ट करना चाह रहे थे। दिस वाज अ टेस्ट डन बाय ईरानी। और दूसरा, कहते हैं यूक्रेन की जंग भी बिल्कुल इसी तरह के मोड में जो शुरू हुई थी, पहले इसी तरह की चीजें हुई थी। तीसरा, इस वक्त जो ईरान के पास स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त, सीरिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वो तैयारी पर हैं। लेबनान है, वहां पे हिजबुल्लाह ने बल्कि अटैक शुरू कर दिए हैं। उनके पास 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है। 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल होना, जिनके सब इसराइल उनके उनके ऊपर है, और मुसलसल वो एक दूसरे के साथ झड़पें कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सीरिया, लेबनान और यमन, तीनों ममालिक इस वक्त जो है वो बिल्कुल तैयारी में बैठे। उसमें आपने कहा है कि इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है। यहाँ पे जो हमारे अमेरिकन सेंट काम के जो जर्नल हैं वो इस वक्त तल अवीव में उनको मशवरे दे रहे हैं। वैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके मशवरों को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि दो चीजें, एक तो पहले माजी के अंदर अमेरिका ने कोई जंग जो भी छेड़ी है जीते नहीं है, इंक्लूडिंग वियतनाम। रिसेंटली उनके इंटेलिजेंस फ्लोर हैं इराक के अंदर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन।
दूसरा फ्लेवर उनका अफगानिस्तान का, हमेशा मिसकैलकुलेटेड तालिबान और उनकी पावर को। और तीसरा, रिसेंटली उन्होंने कीव के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि कीव जो है वो 1 महीना सर्वाइव करेगा। तो वो मेरा मकसद है कि उन्होंने कहा था 1 हफ्ता सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो आज भी सर्वाइव कर रहा है। तो इनके अपने इंटेलिजेंस फ्लेवर है, इनके अपने मोरल्स डाउन है इनकी आर्मी के, जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने सिटीजन्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, वो किसी तीसरे मुल्क को हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते वो, मेरे ख्याल, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन है। और इजरायली जानते हैं, वो इनको सुन भी नहीं रहे हैं। ये इनकी जंग बिल्कुल आपकी ठीक है कि जंग की सारी सपोर्ट जो है वो अमेरिका कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, असला तो उनके पास है नहीं है, बाहर से खरीद के, जिस तरह पाकिस्तान से लेके दे रहा है असला उनको, यूक्रेन को। तो इस तरह के आसपास के लोगों से ले लेके पैसा असला दे, लेकिन वो सुन नहीं रहे बिल्कुल अमेरिकन की, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। अभी हमारे बाबा जी बाइडेन जो है, उनको टीके शीके लगा के उन्होंने टेलीफोन पकड़ाया है बीबी नेतन्याहू का, और 25 मिनट बात हुई। और मैं आपको बता सकता हूं कि बात क्या होगी। जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता जहाज का, उसने बातें क्या करनी। ओबामा ने लिख के चीज दी होगी तो पढ़ लिया होगा उन्होंने। इससे आगे जो हम देख रहा था कि इस वक्त बाबा जी ने 2 मुल्कों के बारे में, पहले फिलिपाइन के बारे में भी सेम लफ्ज कहा है, आयरन क्लैड। पता नहीं वो किसी ने आज मुंह पे चढ़ गया। आज उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ भी आयरन क्लैड खड़े हैं, उनके साथ बिल्कुल। चीमा साहब, उसके बाद एक चीज हुई है यहाँ के 2 चीजें वाशिंगटन डीसी के हवाले से बताना चाहूंगा कि क्रिस वैन हालन हमारे सेनेटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया अभी थोड़ी देर बाद पहले ही। तो उन्होंने कहा है कि इसको कोशिश की जाए कि ये जंग जो है इससे ज्यादा वाइडर जंग ना हो, उस रीजन के अंदर तीसरी जंग की तरफ ना जाए। दूसरी स्टेटमेंट वाशिंगटन डीसी से इजराइल के एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान शुड एंड इसको ईरान शुड बी अकाउंटेबल, इसको हम अकाउंटेबल शेल एंड मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद इसराइल ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की मीटिंग कर ली है, उन्होंने बुला ली है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है यूनाइटेड नेशन इज वन ऑफ द फेल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट। जो मिसाइल दागे गए हैं 200 के करीब, वो वेस्टर्न ईरान से करमनशाह एक जगह का नाम है, और दोका जगह का नाम है, जहां से ये मिसाइल जो है वो छोड़े गए। और यहाँ पे एक अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ वहां पे ब्रिटिश ने तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स, अमेरिकन तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं, साथ 2 मुसलमान मुमालिक भी उनके साथ शामिल थे इस एक्सरसाइज में, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। उन्होंने भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होके वो मिसाइल रोके हैं इजराइल की तरफ जाने की वजह से। अब उस पे जो अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, 3-4 मुमालिक हैं इस वक्त, उनके पता नहीं क्या, उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई है ड्रोन के इनकी वजह से। उसमें एक फ्रांस है, एक यूके है और एक अमेरिका है, और ये ईरान को बार बार धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 34,000 जब मुसलमान मर रहे हैं, तो उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं किसी किस्म की भी हो रही है आज। दूसरी उसकी बात है कि जब इन्होंने सीरिया के अंदर उनकी एम्बेसी पे अटैक किया, तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी इनको। डबल स्टैंडर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन आखिरी सांस से ले रही है चीमा साहब, ये आखिरी सांस। इनकी आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी फेल हो रही है हर जगह पे। इनके सारे ओल्ड सिस्टम्स क्रिपल कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म टाइमली नहीं किया, और ये सोशलिज्म की तरफ इस वक्त भाग रहे हैं। 2 चीजों के ऊपर इस वक्त सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंसार कर रही है, टैक्सेशन और सोशल प्रोग्राम्स, कि लोगों को टैक्स लगाया जाए। और टैक्स का मतलब दर हकीकत ये होता है मेरी नजरों में, टू पिनलाइज योर सक्सेस, टू पिनलाइज। अगर एक आदमी 30 साल कॉलेजों में रगड़े खा खा के $3-4 लाख का स्टडी लोन लेने के बाद अगर वो कामयाब होता है, तो ये कहते हैं उसका खून भी हम निचोड़ लें और सोशल सर्विसेज पे लगा दें। आपका क्या ख्याल है, जो एक इंसान, मैं खुद उसमें शामिल हूं चीमा साहब, 30 साल मुसलसल स्कूलों में जाके धक्के खाता है, कामयाब होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने टैक्स किस तरह चोरी करना है, उसने ऑफशोर कंपनीज में पैसे किस तरह रखने हैं, ये इनको नहीं पता। मैं सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त उसकी देना चाहूंगा, इसकी जिंदा मिसाल है इस वक्त, अगर गूगल करें हमारे देखने वाले, न्यूयॉर्क सिटी है, सारे बिजनेस बंद हो चुके, ऑफिस बिल्डिंग्स खाली हैं, टैक्स कहां से आएगा, कौन देगा टैक्स? अगर सारा शहर खाली है, लोग भाग जाए वहां से, टैक्स किधर से लाएंगे? क्योंकि टैक्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, इनकम सिर्फ टैक्स की है। न्यूयॉर्क के अंदर 3 किस्म के टैक्स हैं, 4 किस्म के मैं बताना चाहूंगा आपको चीमा साहब। वहां फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, फिर सिटी टैक्स है, और फिर सेल्स टैक्स है।
इस वक्त मिनिमम आपको वहां पे गुजारा करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर $1 लाख आपकी इनकम होना जरूरी है, जस्ट टू सर्वाइव। 3 वक्त का खाना खाना, 2 वक्त का सर्वाइव करना, और लोग भाग रहे हैं। 1,80,000 अमेरिकन पिछले महीने, 1 महीने के अंदर भागा है। मैंने अगले दिन ट्वीट भी किया है। कोविड के बाद से आज तक 6 लाख अमेरिकन न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ के भाग चुके हैं। हाँ, उनको रिप्लेस किसने किया? 1,87,000 इलीगल्स ने, जो कि सारे के सारे अनपढ़ हैं, कोई ट्रेड उनके पास नहीं है, उनको 3 टाइम का खाना 5 स्टार होटलों में रखा जाता है और लॉन्ड्री कराकर शर्टें उनके दरवाजे पे लटकाई जाती है। किसके एक्सपेंस पे? मेरे जैसे लोग जो 60 साल की उम्र में भी 70-70 घंटे हफ्ते के काम करते हैं। So this is what the Obama's plan, dream was, and it is working. It is working. Definitely is working. लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा जो खबरें इस वक्त बाहर नहीं निकल रही चीमा साहब, वो ये है, जो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि, और खबरें देखें, बिल्कुल इजराइल बाहर खबर नहीं निकलने देता, बिल्कुल चाइना की तरह। वो अपनी ना डेथ्स को बताते हैं, ना, अभी मैंने एक सोर्सेज के साथ देखा कि हिजबुल्लाह के अटैक के अंदर 14 लोग मारे जा चुके हैं। ये तो खैर मैंने इजराइल 24 पे पढ़ा है, ये किसी और न्यूज आउटलेट ने इसको कवर नहीं किया। हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर कई लोग जो हैं वो ये खबरें लगा रहे हैं कि इस वक्त गाजा से उन्होंने विड्रॉल शुरू कर दिया है, रिट्रीट शुरू कर दी है उनके। इजराइल की आर्मी वहां से निकल के वापस अपने बॉर्डर्स पे जा रही है, टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स, क्योंकि इस वक्त दे आर स्प्रेड थिन, मैटर फैक्ट, इन द एरिया। तो लेकिन उसमें चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो लूजर है इस सारी गेम के अंदर, इस सारे हादसे के जो लूजर हैं, एक तो फलस्तीनी लोग लूजर हैं, जिनके 34,000 लोग मारे जा चुके हैं। वो खुद विक्टिम है हमास के। दूसरे इस वक्त लूजर जो हैं, वो इस वक्त, मैं ऑन द लॉन्ग रन देखा जाए, इजराइल द लूजर एज वेल, क्योंकि अपना उन्होंने, दे हैव बर्न ऑल ऑफ देयर पीआर इक्विटी दुनिया के अंदर। तीसरे इसमें लूजर ये है, अमेरिकन लूजर है तीसरे, क्योंकि ये इनकी अपनी एलाइज को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं है। देयर एलाइज नो लॉन्गर ट्रस्ट देम, कैन नॉट रिलाई ऑन देम। आज से मैंने आपको शायद कल भी कहा था कि यहाँ पे जापान और फिलिपाइन के लोग जो हैं आए हैं यहाँ पे, दोनों उनके प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन जो मैं उनकी खबरें पढ़ रहा हूँ, फिलिपीन के क्यों आए हैं, मैं यहाँ ये मेंशन जरूर करूंगा कि फिलिपीन इज अनदर करप्ट कंट्री लाइक यूक्रेन, लाइक पाकिस्तान। मार्कोस उनके बड़े मशहूर हैं, वो मेरा 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 स्वेट और मेरा खून वो भी अब चूसेंगे। और बाइडेन साहब के इनके रिश्तेदार वहां से किकबैक्स लेंगे उनसे, जिस तरह आज ली जा रही है किकबैक्स। बिलियंस के हिसाब से ये खुद भी खाएंगे, फिलिपीनियों को भी खिलाएंगे, और ये सारे मिल के लंदन, दुबई और टोरंटो के अंदर अपने प्लाजे खड़े करेंगे। फिलिपीन के हालात ये, जापान जो है वो चाइना से डरता है, लेकिन जापान इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश their own army. They are planning to have their own atomic assets there, because they have told US several times that we cannot rely on your defense agreement. तो चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो लग रहा, अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक मजीद खबर आपके साथ शेयर ये करना चाह रहा था कि इस वक्त उनकी जो वार कैबिनेट है इजराइल के अंदर, उनकी मीटिंग जारी है कि हाउ टू रिटेलिएट, हमने इसका जवाब किस तरह देना है। अगर देखा जाए इस वक्त कॉमन सेंस ये कहती है कि रिटेलिएट करेंगे। इजराइल का टारगेट इस वक्त सबसे पहले ईरान का एटॉमिक एसेट्स होंगे, वो अटैक करेंगे, इस तरह माजी में वो कर भी चुके, और इसको एक्सपेक्ट, ईरान भी इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान, द वे द ईरान इज स्ट्रॉन्ग देयर, मैटर ऑफ फैक्ट, इन दैट रीजन, जिस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है वहां पे, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक इट। जिस तरह इजराइल अपने जो करता है, मर्जी करता है, वो भी करने की सलाह है मेरे ख्याल में। और तीसरी आपके बाद ये ऐड करूंगा चीमा साहब, इस वक्त रशिया इज इन द फुल मोड एज वेल। सीरिया के अंदर उनके रशियन मौजूद हैं, और उनके वहां पे उनके एसेट्स भी मौजूद हैं, उनकी नेवल बेस भी है वहां पे, और दे आर प्रीटी एक्टिव एज वेल। तो जिसकी वजह से मैं ये कहने में इसमें नहीं कहा जा सकते, ये बिल्कुल कहने के लिए हक बजानब होगा कि वी आर सिटिंग एट द एज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर रशिया वहां से रिटेलिएट करता है, निकलता है। तीसरा, यहाँ पे एक और बात में मेंशन, यहाँ से कुछ इनके अपने जो कैरियर हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स गाजा, अमेरिकन जो है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द गाजा कोस्ट, इनके जो शिप कैरियर हैं। तो अगर ये शिप कैरियर इनके मूव करते हैं, और रशिया हैज अ नेवल बेस इन सीरिया, और वो वहां पे एक्टिव हैं, दे आर एक्टिव एज वेल। तो अगर ये सारी चीजें देखें चीमा साहब, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक बंदे के मर्डर से शुरू हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
एक गलत मिसाइल किसी गलत आर्मी बेस पे जाने से थिंग्स कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। और जो 200 मिसाइल वहां से जुड़ा है, इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ईरान हैज नेवर डन इट, दिस इज फर्स्ट टाइम डन इट। लेकिन ये कि खबरें निकल नहीं रही बार चीमा साहब, दर हकीकत क्योंकि मेरा ख्याल मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है कंट्रीज की अपनी, दे डोंट डिस्क्लोज इट। लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि जो मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं उनसे रिसर्च करके, मैं क्योंकि खुद इंटरेस्टेड है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट एरिया। और दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि हो सकता है कि आपके 15-20 लोग जो हैं वो नेक्स्ट मिलियनर से बिलियनर हो जाए इस ईरान की तार वजह से। साहब वो तो बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि जब जंगें शुरू होती हैं, मसले होते हैं। तार साहब इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा 2-3 इश्यूज पे। पहली बात तो ये है कि जो अभी तक रिएक्शन आ रहा है मुस्लिम वर्ल्ड से, जो अरब ममालिक हैं या पाकिस्तान की भी मैं बात करूं, यहाँ पे लीडरशिप खामोश है और अवाम बड़ी खुश है। लीडरशिप खामोश है कि जी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अटैच हैं बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, और लेकिन अवाम खुश है। वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो है वो ये सही हो रहा है, क्योंकि इसराइल ने बड़ा जनाब धमाके किए हैं, बड़ा कुछ किया है फ़लस्तीन में। आप इसको कैसे देखते हैं कि कौन इसको डी एस्केलेट करवा सकता है? ज़रा इसकी भी बात कीजिएगा। क्या रशिया कोई रोल प्ले कर सकता है? रशिया तो खैर एक और पोज़ीशन में, चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है, सऊदी अरब कोई रोल प्ले कर सकता है। कौन है जो रोल प्ले कर सकता है? बिकॉज़ ये अगर जंग शुरू हो जाती है तार साहब, तो हम लोग जो कि जिनके पास तो सप्लाई लाइन ही कोई नहीं है तार साहब। अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पड़े हुए हैं ऑयल के और बड़ा कुछ है। बाकी जो जितने गरीब मुल्क हैं पाकिस्तान जैसे, हम लोग तो बड़ी मुश्किल में। यहाँ तो बड़ी इन्फ्लेशन हो जाएगी तार साहब। सारे एयर स्पेस तो बंद हो गई है इस वक्त, पूरे मिडल ईस्ट की सारे जहाज बंद हो गए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर से, जो आपको पता है, मिडल ईस्ट से जब जहाज आते हैं, हम दुबई है, कतर है, यहाँ पे आप भी पाकिस्तान आते हैं तो यहीं पे जहाज उतरते हैं, देन आप पाकिस्तान आते हैं। डॉक्टर साहब क्या कौन इसको डी एस्केलेट करा सकता है? और ये जो कमेंट कीजिएगा, और खास तौर पे जो जॉर्डन की लीडरशिप है उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है, किंग अब्दुल्ला के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जॉर्डन, इजराइल, अमेरिका और बरतानिया ने, चारों ने मिलके इजरायली जो ड्रोन है, ईरानी जो ड्रोन है, उनको स्ट्राइक डाउन किया है। जरा इस पे कमेंट करें, ये जो इस पॉइंट पे। चीमा साहब, इस ईरान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रशिया के साथ है, क्योंकि उनकी जितनी डिफेंस एबिलिटीज हैं उसमें सारा वो रिलाय उनके ऊपर करते हैं। और जब अमेरिका एम्बार्गो लगाता रहा ईरान के ऊपर, जितनी टेक्नोलॉजी थी डिफेंस की, और आपने देखा होगा कि उनका डिफेंस एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ, जितने वो शायद ड्रोन्स बनाते हैं वो सारे के सारे रशिया इस्तेमाल करता है यूक्रेन के खिलाफ। मेरे ख्याल में दैट इज द ओनली कंट्री हु हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन ईरान। अदरवाइज, मैं दूसरी जो बात मैंने ईरान के बारे में जो मैंने उनकी हिस्ट्री में स्टडी की है कि दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, मेकिंग देयर ओन डिसीजंस, दे डोंट लिसन टू अदर्स, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन चीमा साहब हमेशा दुनिया के सेंटीमेंट ओप्रेसर के खिलाफ होते हैं, रिगार्डलेस किसी किस्म का भी ओप्रेसर हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, ये मैं कई दफा ये डिस्कस अमेरिकन के साथ भी कर चुका हूं कि अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। सबसे ज्यादा पैसा तो वो खैर इसराइल को देते हैं, लेकिन इजिप्ट को बहुत ज्यादा पैसा अमेरिका देता है एड के हवाले, ग्रांट के हवाले से। लेकिन सख्त सेंटीमेंट है लोगों के उनके खिलाफ। उसके बाद टर्की के साथ F-16 और उनके साथ उनके रिलेशनशिप बड़े पुराने हैं, लेकिन सख्त खिलाफ है टर्किश, एंटी अमेरिकन। पाकिस्तान आप बिलियनर बन गए हैं आप अमेरिकन डॉलर से, लेकिन देख ले मेरे मुर्शिद ने 55 जलसे किए हैं एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स पे। मैं कई दफा इनके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं कि यू आर नॉट वाइज पीपल। मैंने कई दफा इनको ये भी डिस्कस किया है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस भी मेरे साथ कई दफा इन्होंने ये डिस्कस किया है कि द हेटरेड एंड रेडिकलाइजेशन तो सारा। मैंने कहा आप इंटरेस्टेड थे टू क्रिएट मुजाहिदीन व्हेन यू नीडेड देम इन अफगानिस्तान, एंड देन यू अबैंडन देम। ये हिस्ट्री है अमेरिका की कि सडनली प्रोग्राम कट करके वहां से भाग आते हैं दरवाजे बंद करके। हिलरी क्लिंटन हैज सेड फ्यू टाइम्स दैट दे रिग्रेटेड इट। लेकिन मैंने कई दफा इनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि व्हाट instead of giving some money to the corrupt people and buy their feelings, why don't you go into the nation building process? Try to educate the people so they can live happily in peace and peaceful, and leave you alone at the same time. And some of the American they agree on it, लेकिन ज्यादातर अमेरिकन जो है वो यही करते हैं। CIA हमेशा इस तरह ही करती रही है कि चंद दो चार जो लोगों को पैसे देकर अपना इंटरेस्ट जो है उनसे निकाल लिया जाए, वरना देखा जाए। और ये दिस पॉलिसी डजंट वर्क, इट्स नॉट वर्किंग इन द पास्ट, इट डजंट वर्क।
कुछ लोगों को पैसे दे के अपना इंटरेस्ट जो है, अपना मकासद हासिल कर लिए जाते हैं, लेकिन कौम फिर सारी की सारी जो है उनके खिलाफ होती है। आज कुछ भी हो, मैं देखें अगर पाकिस्तान में वीजे दिए जाएं तो हर बंदा यहां आना चाहता है, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, लेकिन फीलिंग्स उनके खिलाफ है, अमेरिकन के सेंटीमेंट्स, जिस तरह मैंने बताया। बल्कि यहाँ इनके पास वीडियोस मौजूद हैं। सितंबर 11 हुआ था तो न्यू जर्सी के अंदर लोगों ने सेलिब्रेट किया था सितंबर 11 के जो अटैक थे, जो मेरे ख्याल में गलत थे, क्योंकि मरने वाले उसमें सारे सिविलियन थे। दे हैव नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। अगर मैं इस चीज को एग्री कर, इस चीज पे मैं समझता हूं कि इफ यू हैव समथिंग अगेंस्ट द कंट्री, गो फाइट देयर आर्मीज। डोंट सिविलियन जो कि सुबह बेचारे 9 to 5 अपने बच्चों का रोजगार कमा रहे हैं, उनका स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज और पेंटागन की पॉलिसीज के साथ उनका क्या ताल्लुक है? तो ये लेकिन चीमा साहब, ये सेंटीमेंट्स जो बात आप कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खैर सेंटीमेंट्स वहां पे ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स है, एंटी इजराइल सेंटीमेंट्स है वहां पे बहुत ज्यादा। और खासकर जो इस वक्त मैं उन मुसलमानों में से जिन्होंने हमास का अटैक इजराइल के ऊपर कंडेम किया था ओपनली, लेकिन जो वो 34,000 लोगों को मारना, वो भी मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि इन्होंने भी सिविलियन मारे हैं। बट यू वांट टू फाइट हमास, डू इट सम अदर वेज टू डू इट। लेकिन ये कि ये बच्चों को मारना, वहां पे खवातीन को मारना, फिर उनको चोक कर देना, उनको खाने पीने कुछ ना देना, बल्कि मैं उनको ब्लेम नहीं करता। ये आज देखे ना जो अटैक इनके ड्रोन रोकने के लिए आप सऊदी अरबिया आगे जॉर्डन आगे, फिर इनके अपने इंटरेस्ट है। उसकी वजह ये है कि ये टिट फॉर टैट, ये अपने इंटरेस्ट पे बेस पे जाते हैं, इंटरेस्ट बेस पे। डॉक्टर साहब, वो पीटीआई वाले जो हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं, वो बड़ा मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं बात, कि कुछ पीटीआई के लोग कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अलहदा रहना चाहिए इस सारे जंग से, क्योंकि वो कहते हैं कि समझते हैं कि जितने पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं, ये ना हो कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई एयर स्पेस या कुछ ऐसी चीज़ ना दे। सो पीटीआई वाले, जिस पे मैं कमेंट करूंगा, डॉक्टर शहबाज गिल, ताकि कोई ये ना कहे कि किसने एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की, जो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई बारीक वारदात ना करे जिसमें जो है वो कि ऐसी कुछ काम ना करे जिससे अमेरिका को या किसी और मुल्क को सपोर्ट दी जाए ईरान के खिलाफ। सो ये भी एक पाकिस्तान को ड्रैग किया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली प्योरली एक मिडल ईस्टर्न इशू है, और पाकिस्तान भी एक जस्ट एज ए बाय स्टैंडर्ड यही कह सकता है। जैसे अभी इंडिया की मैं देख रहा हूँ, जस्ट नाउ इंडियन फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीज़ों आप डी एस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें और वायलेंस से हट के रहें, स्टेपिंग बैक फ्रॉम वायलेंस, और डिप्लोमेसी का पाथ लें। पाकिस्तान तो ये बात करना चाहेगा, लेकिन ये पीटीआई वाले क्यों पाकिस्तान को गैर ज़रूरी इशू में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने तो अभी कोई पोजीशन भी नहीं ली, कुछ है भी नहीं है। चीमा साहब, अगर इनका माजी स्टडी किया जाए पीटीआई का, ये हमेशा एंटी पाकिस्तान स्टेट चीजें प्रमोट करते हैं हमेशा। मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं दिस इज हैज प्रूवन। जिस तरह आईएमएफ को सीधे लेटर लिखते ना कि हम जी 2 सूबे हमारे आपके साथ नहीं चलेंगे, फिर मेरे मुर्शद ने जेल से आईएमएफ को लेटर लिख दिया, एंटी स्टेट, बगैर किसी इसके रिजल्ट, इसके नताइज का सोचने के बगैर। तीसरा, व्हाट फॉर पाकिस्तान का डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट? ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। आप वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप किस कैपेसिटी में? आपको तो सुबह खा लें, शाम की फिक्र है आपको? सही बात, हालात क्या है मेरा, वो देखें सोए आपके हालात के, आप किस कैपेसिटी में हैं कि आप इसमें कमेंट भी कर सकें? आप किस कैपेसिटी में इसमें कर सकते हैं ईरान? अच्छा, दूसरी बात, शाम के ऊपर जो उनकी एम्बेसी पे जब अटैक किया था, तो इसराइल ने आपसे पूछ के किया था? वो भी तो उनकी टेरिटरी है, वो हक बजाना भी उसके ऊपर रिटेलिएट करने के। वो दूसरा 34,000 बंदा मार दिया उनका, लेकिन उसमें व्हाट यू कैन डू विद इट? नथिंग। आपको तो वो मुसलमान भी नहीं समझते, खासकर जो आपके मिडिल ईस्ट के भाईजान है सारे। वो तो आपको तो आपके पठान भाईजान अफगानिस्तानी वो कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है। आपका टीटीपी के साथ झगड़े ही है, वो कहते हैं हम तो इधर आके शरिया इन्फोर्स करना चाहते हैं, आपको मुसलमान करना चाहते हैं। उनका तो झगड़ा ही है। लेकिन चीमा साहब, उन्होंने हर गर्म चीज के ऊपर रोटियां सेकनी होती हैं, वो सेक रहे हैं। और मेजॉरिटी आपको पता है, पीटीआई के लीडरान की इनकम भी तो यूट्यूब भी है ना, ट्विटर और यूट्यूब के उन्होंने उसके ऊपर गुजारा करना होता है। उनको करने दें, एंजॉय करें, बच्चे हैं। लेकिन जो लेकर इनको आए थे और जो इनको सही हैंडल नहीं कर रहे, मुझे उनके ऊपर अफसोस है बिल्कुल।
जिन्होंने ना जेलों को जेलें रहने दिया है, ना अदालतों को अदालतें रहने दिया है, और जिस तरीके से साना ये गजवा बहावल नगर को हैंडल किया गया वो भी बड़े पुअर तरीके से। 48 घंटे तक इसका रिस्पॉन्ड किसी ने नहीं दिया, और रिस्पॉन्ड भी दिया, और जिन लोगों ने, आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने भी की, कंफ्यूजन उसके अंदर, रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं। डिमोरलाइज्ड है इस वक्त आपके सारे के सारे लोग, इंक्लूडिंग मैसेज ऑफ पाकिस्तान, दे आर डिमोरलाइज्ड। दूसरा ये कि वो पुलिस वालों ने अपने यूनिफॉर्म जलाए, अपने उन्होंने इस्तीफे वगैरह दिए करें, लेकिन क्या, लेकिन अफसोस वाली बात है कि चीमा साहब आपका, देखिए, जिस सोसाइटी के अंदर सजा जजा नहीं होगी, जिस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, वो सोसाइटी आगे मूव नहीं कर सकती। ये मेरा बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड बहसीत स्टूडेंट ऑफ लॉ, अमेरिका का इस वक्त जो क्राइसिस आ रहे हैं, यहां इनके सजा जजा कम होता जा रहा है। इनका जो ये सिस्टम मशहूर था चेक एंड बैलेंस का, एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन और इनका जो जुडिशरी थी, वो इनका चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज क्रैशिंग। इनकी जुडिशरी सिस्टम इज नॉट वर्किंग, इनकी पुलिसिंग इज नॉट वर्किंग, और जिसकी वजह से ये क्राइसिस आ रहे हैं। सब सख्त इस वक्त क्राइसिस आ रहे हैं इस वक्त अमेरिका में। पीपल आर सेइंग कि इफ इस अगले इलेक्शन जो है उसमें चेंज ना आई, तो यू विल सी अमेरिका ऑन अ फ्री फॉल। इसमें कोई शक नहीं, प्रेडिक्ट किया जा सकता है इस वक्त के फ्री फॉल में है। यहाँ कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं की जा रही। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है चीमा साहब, मैंने अपनी जिंदगी में यहाँ पे मैकडॉनल्ड का मेन्यू, उसको डॉलर मेन्यू कहा जाता था, डॉलर का बर्गर आता था। अब कई जगह के ऊपर मैंने देखा है जो मेन्यू है इसका, वो जो पैकेज होता है मैकडॉनल्ड का, जो मील के जिसको कहा जाता है, $17 $18 कैलिफोर्निया ने अगले दिन मिनिमम वेजेस $20 घंटे कर दिया, और उसके बाद इतने बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं जिसके आप सोच नहीं सकते। तो इसमें और क्राइसिस है। $1000 से नीचे चोरी लीगल है यहाँ पे। आप थैला लेकर आए, किसी स्टोर के अंदर चले जाए, $1000 से नीचे चोरी करके वाक कर जाए, पुलिस वाला सामने खड़ा होगा, उनके सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़े होते हैं, वो आपको ओए करके नहीं बुला सकते। बिलियंस की चोरियां हो रही। अच्छा, फिर करते क्या है, वो $1000 से चोरी नीचे की चीजें चोरी करके उसी स्टोर के सामने खड़े होकर वो कैश में बेच देते हैं और जाके नशा कर लेते हैं। हर गवर्नमेंट, हर अमेरिकन को ये पता है। दिस इज हाउ द सोसाइटीज गो डाउन। और मॉरल्स आपको पता ही है, पहले भी मॉरल्स कोई नहीं है यहाँ पे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि अमेरिकन इंटरेस्ट के हवाले से जो मर्जी कर लें, चाहे वो पैट्रियट एक्ट हो, चाहे वो गुटानमो बे हो। अमेरिका के कई सदूर ने इसी बेस पे इलेक्शन लड़ा था, गुटानमो बे के बंद करने पे। आज भी छाती चौड़ी करके फिर रहे हैं ओबामा जैसे लोग, जिन्होंने कैंपेन की थी, कि कैंपेन का हिस्सा था उनका कि वो शट डाउन गुटानमो बे, लेकिन वो आज भी खुला है, बंद नहीं कर सकते। तार साहब, थोड़ा सा इस पे कमेंट कर दें कि ये एक आयरन डोम बड़ा मशहूर हुआ करता था जी, के इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो भी काम नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट तो किया, लेकिन बहुत सारों को नहीं कर सके। और इस पे कमेंट कीजिएगा तार साहब, हाउ विल दिस प्ले इन अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर, ये सिचुएशन कैसे प्ले करेगी? क्योंकि रिपब्लिकन जो हैं वो ऑलरेडी दे आर प्रो इजराइल, और आपको पता है, एंड देन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, that is already under pressure from the liberals because he has not done nothing, he has not done anything जो भी ये जो फलस्तीनी इतनी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। how will this play in American elections जो भी आ रहे हैं? और ये जो एक मिथ थी कि आयरन डोम सिस्टम बड़ा मजबूत है, वो भी जो है वो ब्रेक कर गई है, कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है इस वक्त, जो मैंने ब्लूमबर्ग से और I-24 इजराइल 24 से जो मैंने पढ़ी है, उन्होंने 2 डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल किया है। एक को कहा जाता है डेविड स्लिंग, और दूसरा है एरो डिफेंस सिस्टम। इसको इस्तेमाल किया है उन्होंने इस स्ट्राइक पे। ड्रोन्स को इस्तेमाल इसलिए किया गया, हालांकि वो बड़ा देर से उड़ के आते हैं, लेकिन वो आपके रडार सिस्टम को वो उसमें नहीं आते, क्योंकि वो जिस मटेरियल से होते हैं, और दूसरा नीचे वो फ्लाई करते हैं। इस वजह से डोम को, मेरे जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पढ़ी है, उन्होंने उसको एक्टिवेट अभी नहीं किया, उसको किसी बड़े हमले के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इस वक्त कई न्यूज आउटलेट्स ने ये भी कहा है कि उन्होंने ना सिर्फ इस चीज को टेस्ट किया है, दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने, ईरान ने, ये उनको ये पता है कि उनके जो ड्रोन्स हैं वो बिल्कुल बहुत कम लागत में वो बनाते हैं ईरानी। ये जो उसके खिलाफ आयरन डोम और जो मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मिलियन डॉलर का मिसाइल होता है। यहाँ पे मैंने एक न्यूज आउटलेट पे ये भी पढ़ा है कि अगर ईरान इस तरह के 200 मिसाइल 3-4 दफा फेंके,
तो इनका वैसे डिफेंस सिस्टम वैसे ही खत्म हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे, इनके पास आगे चीज बचेगी कुछ नहीं। और उनके सारे जो है, ये मेरा ख्याल है 200 मिसाइल जो उन्होंने मारा है उसके लागत ज्यादा $2-3 लाख होगी उसके ऊपर। ये भी एक इस एंगल से भी उन्होंने बात की है। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि चीमा साहब इलेक्शन के ऊपर रिपब्लिकन इस वक्त वो इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक मैं आपके देखने वालों को ये एजुकेट करना चाहूंगा कि रिपब्लिकन कंजर्वेटिव क्या है। इनके अंदर भी तालिबानी माइंडसेट के लोग हैं जिनको मैं एवेंजलिस्ट वोटर्स कहता हूं। तालिबानी हर रिलीजन के अंदर होते हैं चीमा साहब, जो भी फनेटिक होते हैं चाहे क्रिश्चियन हो ज्यू हो, वो तालिबानी माइंडसेट होता है उनका। वो कहते हैं जी साडा रिलीजन ही चंगा, दूजे सारे जड़े काफर ने। चीमा साहब उसके अंदर इनका कॉन्सेप्ट ये इनके सिस्टम के, इनके क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जीसस वाज ज्यू, और ये समझते हैं कि द ज्यूज आर गॉड चोजन पीपल। फिर आपको पता होना चाहिए आर्मागेडन सारा वहां होगा, सारा सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी वहां पे, बल्कि यहां से बिलियंस डॉलर्स क्रिश्चियन डोनेट करके वहां पे भेजते हैं। तो उनकी अल्टीमेटली फीलिंग्स है फॉर इजराइल। लेकिन उसके ऊपर मैंने शायद आपको बताया था कि इस वक्त उनका लीडर कंजर्वेटिव का कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। बल्कि उन्होंने बाइबल्स बेचनी शुरू कर दी इस वक्त। उनको अगले दिन उनके बारे में उन्होंने एक बाइबल की एड दी है बेचने के लिए, तो उसके उनके ऊपर कहा था उनके बारे में कहा था फर्स्ट प्रेसिडेंट एवर हु हैज बीन सेलिंग बाइबल्स। लेकिन उनकी भी स्टेटमेंट उन्होंने अपने व्यूज चेंज किए हैं इसराइल के लिए, कि एक तो उन्होंने कहा है कि इजराइल इज लूजिंग फ्रॉम द पीआर फ्रंट, और दूसरा उन्होंने कहा था कि इतना लंबा ऑपरेशन जो गाजा के अंदर और हाइफा के अंदर कर रहा है इजराइल, दिस इज रॉन्ग। इनको जल्द अज जल्द अपना ऑपरेशन रैप अप करके वापस हटना चाहिए। क्योंकि ये बात जरूर है चीमा साहब कि इजराइल हैज लॉस्ट देयर पीआर कैंपेन एट ऑल। दुनिया बिल्कुल जो है, इजराइल के अंदर बहुत बड़ा एक तबका है जो बीबी नेतन्याहू के खिलाफ है, और अगला इलेक्शन मेरे ख्याल में बीबी नेतन्याहू नहीं जीत पाएंगे। लेकिन चीमा साहब देखा जाए तो जो कुछ भी आज दुनिया के अंदर हुआ है इस ड्यू टू द वीकर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और ये वही फॉरेन पॉलिसी है ओबामा पीरियड की जो उन्होंने अपने 8 साल के अंदर की थी, वही है। और दूसरा, आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल पीपल नो लॉन्गर ट्रस्ट देम, पीपल देयर एलाइज कैन नॉट रिलाई ऑन देम एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक है। तट साहब कहा तो ये जा रहा है, जरा कंक्लूड कर दीजिएगा बात को, कि अल अरेबिया टीवी ये कह रहा है कि जो ईरानी अटैक है वो ऑलमोस्ट ओवर है। लेकिन दैट साहब एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ये स्टेटमेंट जो है ये CNN ये कोट कर रहा है सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन को, जिन्होंने इजरायली काउंटर पार्ट को ये कहा है कि अगर आप ईरान पे हमला करें तो गिव अस एन एडवांस नोटिस। इससे आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? इट मींस के अगर लेट्स से इफ दे वांट टू डू तो हमें एडवांस नोटिस दें, बिकॉज वो उसको पता है कि चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, एक स्पिरल इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन नहीं चाहते कि इसराइल अटैक करे, इसका तो तार साहब यही मतलब है ना। इन अदर वर्ड्स देखा जाए कि जो लॉयड ऑस्टिन की स्टेटमेंट है कि इफ यू अटैक गिव अस एन एडवांस नोटिस, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि तुमने जो किया था अब तुम्हें रिस्पांस मिल गया, अब अगर करोगे तो फिर हमें एडवांस बता देना, क्योंकि अमेरिकन डर रहे हैं कि शायद उनको इस जंग में ना घसीट ले जो है वो इसराइल। आप इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे? चीमा साहब 2 चीजें बताना चाहूंगा। अब से 15-20 मिनट पहले तक जो है वो उन्होंने इजराइल के अंदर ये उन्होंने अपने शहरियों को कह दिया कि तुम शेल्टर से बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा ऑपरेशन इज ओवर। दूसरा, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस को लेटर गया है, लेटर लिखा है ईरान ने कि हम इससे ज्यादा मजीद एक्सकलेट नहीं करना चाहते। ये 2 चीजें स्टेटमेंट, इससे लगता यही है कि वो भी ये चाहते थे और ये भी इससे भी। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि इस वक्त उनकी अपनी वार कैबिनेट डिसाइड कर रही है कि हाउ टू रिटेलिएट इजराइल जो है। तीसरी बात आप कह रहे हैं ना कि अमेरिकन इसमें ड्रैग नहीं होना चाहते, लेकिन देखें सिटकॉम का जनरल वहां बैठा है, शिप कैरियर आपको मैंने बताया गाजा उनके पोर्ट की तरफ जा रहे, जो उनका गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक टांग अंदर है इनकी जंग के अंदर अमेरिकन की। पहले भी सारा असला तो इनके चल रहा है वहां पे, पैसे भी इनके चल रहे हैं आगे पीछे। तो देखा जाए तो अमेरिका इज इन द वॉर, इसमें अगर सोचा जाए अगर दूसरे लफ्जों से। लेकिन इस वक्त सारी चीजें दो कंट्री इसको डिसाइड करेंगे आगे किस तरह जाना है मेरे ख्याल में। और वो दे आर ऑन द अपर साइड, ईरान एंड रशिया राइट नाउ, मैटर ऑफ फैक्ट दे आर वाचिंग दिस सिचुएशन वेरी क्लोजली। इन्होंने अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो देन आई थिंक
दिस कॉन्फ्लिक्ट विल गो ऑन अ लार्जर स्केल, ये ज्यादा स्प्रेड करेगी। मैंने आपको शुरू में कहा था कि 1.5 लाख रॉकेट जो इस वक्त हिजबुल्लाह का इजराइल के बिल्कुल साथ बैठा है, वो मेरे ख्याल में दे विल बी उसमें जो इनके प्रैक्टिस हैं, दे विल जंप इनटू इट और द सिचुएशन कैन गेट वर्स्ट अगर इजराइल रिटेलिएट करता है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी तार साहब कैसे देखते हैं ये क्या होता है। अल्लाह करे अमन हो तार साहब। बहुत सारी जंगें हो गई हैं, यूक्रेन में देख लें, मिडल ईस्ट में देख लें, इराक में जो हुआ, सीरिया में हुआ, उसके बदले तार साहब आपको पता माइग्रेशंस बहुत सारी होती हैं, सोसाइटियल क्राइसिस जन्म लेते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका नीड्स टू शो लीडरशिप। और और चीमा साहब एक और चीज खास कर ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया अभी, अगर मेरी जो असेसमेंट है, अभी तक दुनिया कोविड के क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाई, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ। दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अभी तक फूड पूरी उसका फूड चेन नहीं रिस्टोर हो सका। और बिलखसूस अगर देखा जाए तो अगर ये चीजें आती हैं तो पाकिस्तान वोंट बी एबल टू सर्वाइव। आप तो बिल्कुल आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं, अगर आईएमएफ की तवज्जो भी और इकानमी इस तरफ ड्रेन हुई तो आप तो फिर एक दूसरे के गले काटेंगे वहां पे, जिस तरह आपकी सिचुएशन है। मैं समझता हूँ बॉर्डर पे बैठे हैं तार साहब, ईरान के बॉर्डर पे बैठे हैं, ईरान पे हमले होते हैं तो वो माइग्रेशन यहाँ पे हो सकती हैं, हम इस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं तार नहीं साहब। ये चीमा हमारे साहब, लिए आपकी अपनी माइग्रेशन पहले ही बहुत हो रही है। आप वहां से भाग भाग के लोग जा रहे हैं टर्की, इधर उधर। कौन किस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तानी, रशिया में भी जो आप बैठे हैं इस वक्त, यूक्रेन में जो केड़े मुल्क च नहीं तुम डंकियां ला के जा रहे चीमा साहब, अगे तुम नस रहे हो माइग्रेशन तो। लेकिन जो बचे हैं लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो वीजा एप्लीकेशन नहीं भर सकते, जिनकी टांगे इतनी तरोताजा नहीं है भागने के लिए, वो खाएंगे क्या? घास खाएंगे? वो क्या खाएंगे? तार साहब, दूसरी हमारे भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, वो तो तो वो है, सपना वो है तो है। तो आप, हाँ अब बिल्कुल, हम एक घास काम ही खा करेंगे रहे हैं। चीमा साहब, आप एटॉमिक केक खा लिया करें ना बना के उसको, एटॉमिक एटॉमिक ही खा लेना, एटॉमिक एनर्जी वालों को कोई ऐसी केक बना दे, हम खा लिया करें। दूसरा तो वहां खाने पीने की चीज तो है कोई नहीं चीमा साहब, बड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर आईएमएफ का 8 बिलियन, खैर पहले भी वो कहां पहुंचना है पाकिस्तान, वो 8 बिलियन तो दुबई लंदन के लिए ही है। लेकिन जो आपकी खुराक महंगी हो जाएगी, पेट्रोल नहीं आ सकेगा, फिर क्या करेंगे? पेट्रोल सही नहीं आ बात। सकेगा, आपके एनर्जी क्राइसिस आ जाने हैं वहां पे, फूड क्राइसिस आ जाएंगे, डाके पहले ही बहुत पड़ रहे हैं, फिर और मजीद बढ़ेंगे। फिर आप किस तरह, अच्छा, फिर आप नहीं है, कई और कंट्रीज है, ट्रू अफगानिस्तान है, ट्रू। अफगानिस्तान है, और कई ऐसे ममालिक हैं आसपास जो कि पहले ही बैंकरप्सी प्रैक्टिकली दे चुके हैं। आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही। लेट्स सी तार साहब, अल्लाह करे अमन हो, डी एस्केलेशन हो, और कोई मजीद एस्केलेट ना करे, इसराइल ना एस्केलेट करे, ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाए। अदरवाइज ये कौन रोक सकता है? ये कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बड़ी ताकतें तो इसका हिस्सा हैं, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, सब इसका हिस्सा हैं। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।